बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 फेज़ एसी जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों टॉपिक आपने ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं सिंगल फेज़ एसी जनरेटर से। हमने चैप्टर नंबर 15 में एसी जनरेटर पढ़ा, वो सिंगल फेज़ एसी जनरेटर था। उसमें हमने एक कॉइल इस्तेमाल की, 2 स्लिप रिंग इस्तेमाल किए, 2 कार्बन ब्रशेज इस्तेमाल किए और एक ही अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो रहा था। 3 फेज़ एसी जनरेटर में हम एक की बजाय 3 कॉइल इस्तेमाल करते हैं। हर कॉइल 2 स्लिप रिंग के साथ अटैच होती है। तो इस तरह 3 कॉइल्स की टोटल 6 वायर्स बनेंगी। हम हर कॉइल की, फर्ज करो ये हमारे पास 3 कॉइल्स हैं, ये पहली कॉइल, ये दूसरी और ये तीसरी। हर 2 कॉइल्स में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। फर्ज करो ये पहली कॉइल है, इसकी एक तार हमने शाफ्ट के साथ ग्राउंड कर दी, दूसरी कॉइल की भी एक तार शाफ्ट से ग्राउंड कर दी और तीसरी कॉइल की भी एक तार शाफ्ट से ग्राउंड कर दी और यहाँ से एक ही आउटपुट वायर बाहर निकाल ली। उस वायर को हम बोलेंगे ग्राउंड वायर। हर कॉइल की जो दूसरी तार है वो वैसे ही बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह हमें आउटपुट में टोटल 4 तारें मिलेंगी, ए बी सी और चौथी ग्राउंड वायर्स। अगर हम वोल्टेज नोट करें किसी भी वायर और ग्राउंड के दरमियान तो वो मिलेगा 230। अगर हम बी और ग्राउंड में नोट करें वो भी 230। अगर हम सी और ग्राउंड में नोट करें वो भी 230। लेकिन अगर हम कोई 2 लाइव वायर के दरमियान वोल्टेज को नोट करें तो वो मिलेगा 400। ए और बी में, बी और सी में भी मिलेगा 400। इसी तरह ए और सी में भी वोल्टेज हमें मिलेगा 400। अब क्योंकि यहाँ पे 3 तरह की कॉइल्स हैं तो 3 तरह के अल्टरनेटिंग करंट पैदा होंगे। तो फर्ज करो ये पहला अल्टरनेटिंग करंट है और इसका शुरू वाला फेज 0 है। अगर पहले करंट का फेज 0 है तो दूसरे करंट का फेज होगा 120, क्योंकि हर 2 कॉइल में एंगल 120 के बराबर है। तो यहाँ पर एंगल होता है 90, यहाँ पे बनेगा 120। इसका मतलब दूसरा करंट यहाँ से स्टार्ट होके नीचे जाएगा। तो आप देखो ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया है ये मैंने इसी वैल्यू से स्टार्ट करके नीचे को लेके गया हूँ। और तीसरी कॉइल का फेज बनेगा 240। यहाँ पर फेज होता है 270, तो इससे थोड़ा पीछे यहाँ पे फेज होगा 240। यानी जो तीसरा करंट होगा वो यहाँ से शुरू होके ऐसे मूव करेगा, जैसे ये मैंने रेड कलर से शो किया है। तो इस तरह ये 3 तरह के अल्टरनेटिंग करंट पैदा होंगे। अब 3 फेज एसी जनरेटर का हमें फायदा क्या होता है? इसके हमें 2 एडवांटेजेस होते हैं। पहला फायदा होता है कि जो लोड होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और कोई भी तार ओवरलोड नहीं होती। लोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और कोई भी लाइन ओवरलोड नहीं होती। दूसरा इसका फायदा है, कुछ ऐसी अप्लायंसेज हैं जो हाई वोल्टेज पे यानी 400 वोल्टेज पे ऑपरेट करती हैं। तो आप यहाँ से 400 वोल्टेज भी हासिल कर सकते हैं और आप उन डिवाइसेस को भी 3 फेज एसी सप्लाई से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए 4 अपनी इक्वेशन बनाई थी। उन इक्वेशन से जो रिजल्ट निकलता है उससे उसने एक थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अगर फर्ज करो ये हमारे पास एक रीजन है, इसके अंदर एक वायर पड़ी है जिसमें से हम करंट को चेंज कर रहे हैं, तो करंट चेंज होने की वजह से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इस रीजन में फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके इर्द गिर्द वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, यहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। अब जब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके इर्द गिर्द वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा
और इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा, वो मैग्नेटिक फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा एंड सो ऑन। और इस तरह ये वेव बगैर किसी मीडियम के आगे आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होती हैं? किसी एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से फिर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक चेंज होने से फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक एंड सो ऑन। याद रखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये फील्ड खुद ही एक दूसरे को आगे आगे जनरेट करते जा रहे हैं। तो रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वैक्यूम के अंदर उन सब की स्पीड सेम है और वो बराबर है स्पीड ऑफ लाइट के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां पर मैंने ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तस्वीर बनाई है। ये फर्ज करो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा एंड सो ऑन। और इस तरह ये वेव्स आगे आगे ट्रेवल करती जाएंगी। तो ये वेव इस तरह से प्रोपेगेट कर रही हैं, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह वाइब्रेट करता हुआ आगे जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे यहां पर फर्ज करो ये हमारा सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जी की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन प्रोपेगेशन वाई की तरफ हो रही है और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि वैक्यूम के अंदर इन सब की स्पीड कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट हो गया, तो फिर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी v = f लैम्डा, ये हमारा फार्मूला है। अब क्योंकि v कांस्टेंट है तो फिर जो f होगा वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बनाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये स्पेक्ट्रम है: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। रेडियो वेव्स की आगे और भी टाइप्स हैं: इमरजेंसी रेडियो वेव्स, एएम रेडियो वेव्स, टीवी या एफएम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर ये आगे दूसरी वेव शुरू हो गई हैं। तो रेडियो वेव्स की आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इसके बाद रेडियो वेव्स एंड सो ऑन। इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अगर हम इधर को जा रहे हैं तो इनकी वेवलेंथ कम हो रही है और अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उनसे कम, उनसे भी कम, उनसे भी कम, उनसे भी कम, एक्स रेज की उनसे भी कम होंगी और गैमा रेज की सबसे कम होंगी। इसी तरह अगर हम विजिबल जितनी भी वेव्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसका स्पेक्ट्रम बनाएं तो वो बनेगा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होंगी और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होंगी। इस तरफ को हम चलते जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। यानी ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं और ये सबसे कम वेवलेंथ वाली यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली विजिबल वेव्स हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।